रचना कंझारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज़ LP सवानी विद्या भवन अडाजन। तो बच्चों, आज हम सेम 2 का फर्स्ट लेसन सीखेंगे जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। तो पत्र तो आप 7th कक्षा में जब थे तब भी सीख चुके हो कि कैसे लिखा जाता है। तो अभी पुराने ज़माने में क्या था कि किसी को संदेशा पहुंचाने के लिए पत्र के माध्यम से वो संदेशा पहुंचाते थे, लेकिन आज का ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए कोई भी संदेशा है तो हम तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि कोई अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, यानी कि कोई शिकायत करनी है या कुछ चाहिए आपको, तो अधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो फ़ोन के माध्यम से या आप नहीं कर सकते हो, उसको पत्र के माध्यम से ही उसको संदेशा पहुंचाया जा सकता है। तो पत्र कैसे लिखते हैं, पहले तो पत्र कैसे लिखा जाता है वो सीखने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे है कि दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। यानी कि दूर आपके जो रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है, आपके परिवार में से कोई लोग रहते हैं, उसको अथवा तो विभिन्न कोई अधिकारी है उसको पत्र लिखने की ज़रूरत रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि पत्रों के द्वारा हम अपनी बात है वो अत्यंत सरलता से हम उसके द्वारा उसको पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। यानी कि ये सब है वो टेक्नोलॉजी से भी किया जाता है, लेकिन जो पत्र का महत्व है वो आज भी कम नहीं हुआ है। क्यों कम नहीं हुआ है? क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। यानी कि पत्र है उससे हम हमारी जो बात है हम विस्तार से प्रकट कर सकते हैं। फिर है पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। यानी कि पत्र के द्वारा हम विचार जो हमारे प्रस्तुत करते हैं वो दूसरे साधन है उससे हमारा ये सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। यानी कोई अधिकारी तक हमारी बात पहुंचानी है, या तो उसको शिकायत करनी है या आवेदन करना है या प्रार्थना करनी है, तो वो हम पत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं, दूसरे साधन से हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम पत्र लेखन देखते हैं, उसमें फर्स्ट है आपका निमंत्रण पत्र। तो आपको पता है कि पत्र तो कैसे लिखा जाता है। जैसे कि पहले आपको पता है कि आपको एड्रेस लिखना है, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखना है, फिर आपसे छोटे हो तो छोटे उम्र वाले हैं या आपके ही उम्र वाले हैं तो सप्रेम लिख सकते हो, सुप्रिय लिख सकते हो। लेकिन आपसे बड़े हैं, बड़ी उम्र में है, उसके लिए आप पूज्य, आदरणीय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे निमंत्रण पत्र है, यानी कि एक लड़के का जन्मदिन है, बर्थडे है, और उसका जो बर्थडे है वो छुट्टी के दिन आ रहा है, यानी कि रविवार को आ रहा है, तो वो अपने घर सबको बुलाना चाहता है, निमंत्रण देना चाहता है। तो वो पत्र कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो पहले आपको पता है एड्रेस लिखना है। एड्रेस में क्या लिखना होता है कि जो आपका घर का नंबर है वो, सोसाइटी का नाम, फिर आप जो एरिया में रहते हो उसका नाम, फिर आपका शहर का नाम, पिन कोड नंबर, और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की दिनांक। तो यहाँ पे दिया गया है 19 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011, यानी कि उस दिन उसने पत्र लिखा था, उस दिन की दिनांक लिखी है। फिर है अपने फ्रेंड है इसलिए उसके उम्र वाले, इसलिए प्रिय मित्र, वो स्नेहल को पत्र लिख रहा है, यानी कि उसका नेम यहाँ पे आएगा फर्स्ट में, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, यानी कि उसकी याद करता है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, यानी कि वो स्नेहल को कह रहा है कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि नेक्स्ट संडे मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है,
इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। वह कहता है कि अब तुझे पता ही है कि मेरा जन्मदिन छुट्टी के दिन है, इसलिए मैं सबको मेरे घर पे बुलाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें भी इनवाइट कर रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। वो कहता है कि तुम जानते ही हो कि सालगिरह यानी कि जन्मदिन का दिन कितने आनंद का दिन है। आपको पता है कि आपका जब जन्मदिन आता है तो 2-3 महीने पहले से ही आप लोग उसका वेट करते हो कि मेरा जन्मदिन आएगा, उसकी तैयारी करते हो कि ये करेंगे वो करेंगे ये सब। तो उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, रिश्तेदार यानी कि सगे संबंधी भी आएंगे। फिर उसने अपने सब फ्रेंड के नेम लिखे हैं, जैसे कि बिपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे, यानी कि ये जो उसके मित्र हैं वो जरूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ, यानी वो कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे जरूर आना। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा, यानी तुम नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं, यानी कि पूरा दिन हम आनंद करेंगे। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे, यानी कि पूरा दिन हम खाना खाएंगे, कोई गेम्स खेलेंगे, पार्टी करेंगे और मूवी देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। यानी वो कहता है कि मुझे आशा है कि मेरे ये जो निमंत्रण यानी कि जन्मदिन का अवसर है, प्रसंग है, उसमें तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह में तुम हिस्सा लोगे और मेरे आनंद को बढ़ाओगे। बातें तो होती है कि पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर आप तुम्हारा पत्र मिला, तुम बहुत खुश हो, मैं भी यहाँ पे खुश हूँ, फिर ये लिखना कॉमन होता है। फिर आपको जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में लिखना है और लास्ट में देखो क्या लिखना है कि माता पिता है उसको चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, यानी कि उसके जो छोटे भाई बहन है उसको प्यार देना है। और लिखा है कि तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि तुम्हारे आने की मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह, यानी कि साहिल शाह पत्र लिख रहा है, तो लास्ट में आप पत्र लिख रहे हो तो आपका नाम आएगा। तो समझ में आया। अब यहाँ पे शब्दार्थ है रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, उपस्थित यानी हाजिर और आगमन यानी कि आना। अभी हमने देखा ये निमंत्रण पत्र। अभी सेकेंड हम पत्र देखेंगे कि बधाई पत्र। ये एड्रेस थोड़ी बातें जो है वो तो कॉमन ही रहेगी, लेकिन जो बीच का पार्ट है यानी जो आपको टॉपिक दिया है उसकी 3-4 लाइन लिखनी है, वो कैसे लिखनी है वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे देखो, सालगिरह पर बधाई पत्र। सालगिरह यानी कि जन्मदिन है और वो वहां नहीं जा सकता है और पत्र के माध्यम से वो अपने मित्र को बधाई दे रहा है। तो वो कैसे बधाई देता है वो देखो। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। ये मैंने आपको एड्रेस सिखा दिया है कि कैसे लिखना है। फिर प्रिय मित्र साहिल, यानी कि साहिल को पत्र लिख रहा है। सप्रेम स्मरण, मैंने बोला सप्रेम नमस्कार, सप्रेम स्मरण, सप्रेम स्मृति, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है, यानी कि कल तुम्हारा पत्र मिला और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा कल जन्मदिन है और तुमने मुझे जन्मदिन का जो निमंत्रण भेजा है वो मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हुआ। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है, यानी कि उसकी माता बीमार है और उसके पिताजी को दफ्तर यानी कि कार्यालय ऑफिस जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। वो कहता है कि मेरी बहन छोटी है, उसका नाम भी दर्शना था, तो वो बोलती है उसको भी मुझे संभालना पड़ता है, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। वो कहता है कि पूरा जो बोझ है, काम है, वो सब मेरे पर है। अब तुम ही कहो ये सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। यानी वो कहता है कि अभी तुम ही कहो ये सब सारा काम छोड़कर मैं कैसे आऊं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं। यानी कि वो कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे प्रसंग में, जैसे आकाश में पक्षी उड़कर पहुंच जाते हैं वैसे मैं भी उड़कर आ जाऊं।
परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। यानी वो कहता है कि मैं घर की स्थिति का विचार करता हूँ और विवश यानी कि मैं बेबस हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, यानी आपको पता है कि आपका जन्मदिन है तो आप 1 साल बड़े हो जाते हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। वो कहता है कि मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं, मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारा जन्मदिन आए और हमें खुशियाँ मनाने का एक अवसर मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। वो कहते हैं कि ऐसे अच्छे प्रसंग पर मैं उपस्थित नहीं रह सकता हूँ तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे, चिरंजीव यानी दीर्घ आयु दे, और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो, अच्छा हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल, यानी कि स्नेहल पत्र लिख रहा है इसलिए लास्ट में स्नेहल का नाम आया। तो आपको पता चल गया कि बधाई पत्र देना है तो कैसे लिखना होता है। अभी शब्दार्थ है कि सालगिरह, सालगिरह यानी कि जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बेबस, चिरंजीव यानी कि दीर्घायु। थर्ड पत्र है वो है आश्वासन पत्र, यानी कि कोई एक लड़की है, उसने खेल महाकुंभ जो खेल है उसमें हिस्सा लिया था और वो हर बार जीतती थी। इस बार वो जीती नहीं और वो नाराज हो जाती है, निराश हो जाती है। तो उसकी जो फ्रेंड है, उसकी सखी है, उसको आश्वासन देती है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा मेहनत करोगी तो उससे भी ज़्यादा नंबर प्राप्त करोगी। तो आश्वासन पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखो। भी यहाँ पे एड्रेस है मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, अभी आपने 2 देखे, उसमें प्रिय मित्र था, यानी कि एक लड़का लड़के को लिख रहा था, यहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की को लिख रहा है, इसलिए प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे पिताजी का फोन आया था और उससे मुझे पता चला कि तुम खेल महाकुंभ था उसमें तुम जो हिस्सा लिया था उसमें तुम असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, यानी सबको उससे आशा थी कि वो जिले में प्रथम आएगी, प्रथम रैंक लाएगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। देखो यहाँ वो आश्वासन दे रही कि खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, यानी कि जो होने वाला था वो हो गया है, उससे नाराज होकर या दुखी होकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें आगे का सोचना चाहिए, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। यानी कि जो बीत गया है उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए और जो असफलता मिली है उससे हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है, यानी कि आपको पता है कि कभी कभी आप हारते हो तो आपको जीतने का यानी ज़्यादा उत्साह रहता है, नहीं इस बार तो मैं जीत के ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, यानी कि सफलता है वो उसके ही चरण चूमते हैं जो अपने मार्ग पे डटे रहते हैं, यानी मेहनत करते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है, यानी निराश होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। वो कहते हैं कि तुम दुगनी मेहनत करोगी तो अगले साल तुम्हें अवश्य जरूर सफलता मिलेगी और तुम सिर्फ जिले में ही नहीं पूरे गुजरात में नंबर लाओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। वो कहती है कि मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और वापस तुम्हारे अभ्यास में तुम लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी, यानी अवनी पत्र लिख रही है। अनुमति पत्र है फोर्थ,
उसमें एक लड़का है, वो आपको पता है कि कोई कोई लड़के को गांव में रहते तो उसको शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो वो हॉस्टल में रह रहा है। तो वो अपने पिताजी से प्रवास में जाने के लिए अनुमति यानी मंजूरी ले रहा है कि मुझे प्रवास में जाना है। तो अनुमति पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखो। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। तो आपको पता है कि एड्रेस पता है और अपने पिता को पत्र लिख रहा है, यानी उससे बड़े उम्र से है, यानी पूज्य पिताजी या तो आदरणीय पिताजी, कुछ भी आप लिख सकते हो। सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको पता है ये कॉमन हो गया कि आपका पत्र मिला, ये जानकर बहुत खुशी हुई और आप मेरी भी चिंता मत करना, मैं भी यहाँ पे खुश हूँ। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाला है। वो अपने पिता को पत्र लिख रहा है कि मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं सब बच्चे, वो 17 तारीख को कहाँ जाने वाले वो तो बताना पड़ता है, इसलिए उसने कहा कि अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी कि मैं भी उस प्रवास में जाना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्कूल से बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा, यानी प्रवास कितने दिन का है? 3 दिन का, और फीस कितनी है? 800 रुपये। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, यानी कि ये प्रवास जो है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी यानी कि उसके मित्र कौन कौन उसके साथ जाने वाले हैं वो भी उसके नेम लिखे हैं। मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ, अपने पिता से अनुमति ले रहा है। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। यानी वो कहता है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ तो आप भी मुझे प्रवास में जाने के लिए मंजूरी दे दो, अनुमति दे दो और 800 रुपये मनी ऑर्डर में भेज देना, कृपा करना। लास्ट में लिखा है पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार, यानी उसकी छोटी बहन को प्यार और उसकी माता को सादर प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, यानी वो रमेश है इसलिए पुत्र है, इसलिए आज्ञाकारी पुत्र लिखा है। अभी 5th है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी कि एक बच्चा है, उसको अपनी बहन की शादी के लिए जाना है तो वो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखता है, छुट्टी चाहिए उसको। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं वो देखिए। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में देखो यहाँ पे लिखने का, आपको किसी प्रिंसिपल को लिखना है या कोई अधिकारी को लिखना है तो कैसे लिखते हैं? सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, यानी कि सेवा में लिखना है आचार्य महोदय, फिर उसकी स्कूल का नेम और जो शहर में आप रहते हो, जो स्कूल में पढ़ते हो, जो शहर में रहते हो उसका नेम। फिर है आदरणीय गुरुदेव, यानी आदरणीय बड़े हैं इसलिए आदरणीय, पूज्य, कुछ भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हो। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई। वो कहते हैं कि मेरी बहन की जो शादी है वो 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एक लौता भाई हूँ, एक लौता यानी अकेला, उसका एक ही भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है, यानी वो कहते हैं कि शादी की बहुत धूमधाम रहती है। आपको पता है कि शादी वाला घर है, वहाँ बहुत हलचल रहती है और बहुत सब लोग आनंद करते हैं। तो कहता है इससे तो आप अनजान नहीं, वो तो आप जानते ही हो सब कुछ। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, यानी कि 5 दिन के लिए उसको छुट्टी चाहिए। वो बोलता है कि मैं हाजिर नहीं रह सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ, यानी कि उसके पिताजी ने जो पत्र लिखा है उस पत्र भी वो उसके साथ भेज रहा है। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, यानी वो कहता है मुझे आशा है कि आप मुझे ये अवकाश
प्रदान करने की, यानी मुझे जाने की छुट्टी दोगे, इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा, यानी कि इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, यानी स्टूडेंट है इसलिए लिखा आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, यानी उसका नेम लिखा। क्रमांक यानी उसका रोल नंबर है 25, वर्ग 8 यानी 8 में वो पढ़ रहा है। तो समझ में आया। अभी यहाँ पे शब्दार्थ है एक लोता, एक लोता यानी कि अकेला, फलतः यानी कि परिणामतः, धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। तो ये समझ में आया कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। अभी है छठा है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालय पत्र यानी कि आपको कोई कार्यालय में जो अधिकारी है उसको पत्र लिखना है, शिकायत करनी है, प्रार्थना करनी है कुछ, तो वो पत्र आप कैसे लिखते हो वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, यानी वो गंदगी है उसके मोहल्ले में, तो उसके लिए वो पत्र है लिखा है। इसमें लिखा है तारीख 20 मई 2011। इसमें भी देखो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। तो आपको पता है कि ऐसे कोई शिकायती स्वास्थ्य के बारे में, गंदगी के बारे में लिखना है तो वो स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखना पड़ता है और वो महानगर पालिका को ही जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। वो कहता है कि मेरा मोहल्ला कौन सा है, गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। कहता है कि ये मोहल्ला जो है वो कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, यानी कि आजकल बहुत शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है, यानी रास्ता पर बहुत गंदगी फैली हुई है। पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं, यानी कि पास एक कूड़ादान है, डस्टबिन है, उसमें सब लोग बहुत सारा कचरा, कोई खाया हुआ, जूठा खाया हुआ, कुछ न कुछ ऐसे डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया। आपको पता है कि 2-3 दिन कचरा, बासी कचरा रहता है तो उसमें से बदबू आती है, इसलिए वो कहता है कि वहाँ से आना जाना भी अभी मुश्किल हो गया। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, यानी कि वहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो सभी लोग परेशान हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है, यानी कि उसको शीघ्र जल्दी से यहाँ से नहीं हटाया गया तो पूरे मोहल्ले में क्या हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। वो कहते हैं कि आशा है कि आप उसको शीघ्र ही हटवा दोगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा, यानी कि वो कौन लिख रहा है पत्र, सुरेश भाई लिख रहा है और बड़ौदा से, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा से लिख रहा था। अभी है 7वां है आपका व्यवसायिक पत्र। तो व्यवसायिक पत्र कैसे लिखते हैं, व्यवसायिक पत्र यानी कि यहाँ पे ऐसे है कि एक है उसको पुस्तकें चाहिए, यानी कि जो पुस्तकें बेच रहा है उसके पास पुस्तकें मंगवाने के लिए आप कैसे पत्र लिखते हो, तो वो है यहाँ पे देखो, पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, यानी जो पुस्तक बेच रहा है उसको पत्र लिख रहा है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड, यानी कि पुस्तकालय का नाम लिखा है, एरिया लिखा है और उसके शहर का नाम लिखा है। फिर उसको कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए वो लिखिए। देखो, महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें, यानी कि मुझे ये पुस्तकों की जरूरत है तो आप मुझे इसका मनी ऑर्डर कर देना। फिर उसने नेम लिखे हैं पुस्तकों के, नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें, यानी कि ये पुस्तकें जो आप भेज रहे हो उसको क्या करना, उसका जो कमीशन है वो काट कर मुझे भेज देना। भवदीय प्रीति शाह,
शांति भवन MG रोड राजकोट, यानी कि प्रीति शाह ने लिखा है। शांति भवन एरिया है MG रोड राजकोट से लिखा गया है। अभी है डायरी लेखन। तो डायरी बच्चों कैसे लिखा जाता है? डायरी है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी कोई लोग रोज लिखते हैं, कोई लोग एक सप्ताह में लिखते हैं, कोई महीने में लिखते हैं। तो डायरी में क्या होता है कि डायरी है उससे हमें जो उसकी घटना है, यानी उसके साथ जो घटी घटना है या उसके जीवन के बारे में डायरी से हम जान सकते हैं, यानी उसकी क्या क्या विचार थे, उसने जीवन में क्या किया, वो सब कुछ उसकी जो अनजान लोग हैं उसकी डायरी हमें मिले तो हमें डायरी से उसकी जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हिंदी में उसको दैनंदिनी कहते हैं और दैनिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है, यानी डायरी में जो पूरा उसका निजी जीवन है, उसका खुद का पर्सनल है, वो उसके साथ जो घटित घटना है वो लिखते हैं रोज का रोज। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि डायरी पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटी है, उसने क्या कार्य किए हैं, उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, यानी कि डायरी में हमें जो घटना घटी है उसके साथ साथ उसके मन में जो विचार आए, उसकी अभिव्यक्ति उसने कैसे प्रकट की है वो भी हम देख सकते हैं, इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है, यानी कोई रोज लिखते हैं, कोई सप्ताह में लिखते हैं, कोई पूरे एक महीने में लिखते हैं। डायरी लिखने की विशेषता, यानी कि डायरी लिखने की विशेषता क्या है? तो उसमें बहुत सारे गुण होने आवश्यक है। पहला है कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, यानी कि डायरी में क्रमबद्धता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो, यानी कि जो हम लिखते हैं वो संक्षेप में, टूकमा, गुजराती में जैसे आप टूकमा बोलते हो ना, शॉर्ट में, शॉर्ट, उसमें कुछ सार निकलता हो, यानी कि कुछ अर्थ निकलता हो, और वास्तविक यानी कि सच्चा हो। फिर है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है, यानी कि डायरी में उसका स्थान, फिर उसकी तिथि, दिनांक, कौन से दिन लिखी है, क्या घटना है, उसका स्पष्ट रूप से होना जरूरी है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि डायरी जब हम लिखते हैं तो किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बनावटीपन, झूठ नहीं लिखना चाहिए, ये सब से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अभी है डायरी लेखन के लाभ, यानी कि डायरी लिखने से हमें क्या लाभ होते हैं? तो है कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जो घटना घट गई है उसकी हमें जानकारी मिलती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, यानी कि दिन में आपने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, उसका उसमें उल्लेख रहता है, लिखा हुआ रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है, सने सने पुनः पुनः बारंबार बुराइयों से हम बच सकते हैं। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जैसे मकान का दस्तावेज होता है उसी तरह जो मनुष्य है उसका डायरी उसका दस्तावेज है, कि वो डायरी उससे मिल जाए कोई अनजान व्यक्ति की, तो उसके साथ क्या घटना घटी है, उसके क्या एक्सपीरियंस थे, तो वो हम जान सकते हैं।
अभी है डायरी लेखन के उदाहरण, यानी कि डायरी कैसे लिखी जाती है। देखो, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। यानी एक बच्चा है, वो नया एडमिशन है और पहला ही दिन है उसके स्कूल का, और उसके साथ पहले दिन उसका क्या हुआ, पहले दिन उसके साथ क्या हुआ था, वो डायरी में लिखा है। तो डायरी में क्या है बच्चों कि उसमें आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कौन से दिन लिख रहे हो वो, और आपका शहर का नाम। देखो यहाँ 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था, यानी कि नए स्कूल में उसका पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। यानी बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे थे और बहुत सारी आशंकाएं, डर था कि क्या होगा। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। यानी कि 9 बजे वो अपने पिताजी के साथ जो नए स्कूल थी आदर्श मंदिर, वहाँ पे पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। यानी प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का जो ऑफिस थी उसमें वो गया, उस प्रिंसिपल ने उसको बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसका उसने आंसर भी दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए, यानी कि मैंने जो आंसर दिए उससे वो संतुष्ट, यानी उसको संतोष हो गया कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी कि प्रवेश के लिए उसको फॉर्म दिए। मन को राहत मिल गई, यानी फॉर्म दिया उसके मन को राहत मिल गई कि नहीं मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुँच गया, यानी कि फी भरने के बाद मैं अपनी कक्षा में पहुँच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यानी वो कहता है कि मैं मेरे नए नए फ्रेंड को मिला, फिर वहाँ के शिक्षक को मिले, प्रिंसिपल को मिला, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई नए सारा में आ गया हूँ। अभी सेकेंड देखो, उसमें है वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि आपकी एग्जाम है, उसके पहले दिन आपको क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो आपको डायरी में लिखना है। तो यहाँ सिर्फ आपको दिनांक और शहर का नाम ही लिखना है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, यानी कि अगले दिन का आपको एक्सपीरियंस लिखना है। रात्रि के 1 बज गए, यानी रात्रि का 1 बज गया है, परंतु नींद नहीं आ रही है। एग्जाम है, उसकी वजह से, घबराहट की वजह से, डर की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है, यानी कि साइंस का पेपर है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है, यानी कि उसने सब रिवीजन कर लिया है फिर भी उसको एक डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, यानी वो जग रहा था, सो नहीं रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके पिताजी उसके कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी, यानी उसको जगता हुआ देखकर उसके पिताजी ने उसको लेटने को, सो जाने को कहा और लाइट बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही, यानी कि वो लेट गया, सो गया तो भी उसको नींद नहीं आ रही है। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। यानी उसके पिताजी चले गए तो उसने टेबल लैंप लगाया, जलाया और पुस्तक के पन्ने यानी कि वापस वो पढ़ने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। यानी थोड़ी देर में वो थक गया और वापस लेटा तो उसको कब नींद आ गई वो उसको पता नहीं चला।